जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और जी हाँ, जिस घड़ी की इंतजार थी वो घड़ी आ गया है और यहाँ हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, आप टीजीटी के स्टूडेंट हैं, तो आज बिहार शिक्षक भर्ती का आपका राह जो है वो आसान हो गया है, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्लास 10 है। और साथियों, आप सभी को बता देते हैं कि साथियों, अगर आप पीजीटी लेवल की भी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये क्लास 10 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्लास 10 की एनसीईआरटी में आखिर ऐसा क्या है कि आपके जो शिक्षक हैं वो बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी भूमिका जो है अपने परीक्षाओं में निभाती है। तो याद रखिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल अक्सर लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन मानव सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से रूबरू नहीं हो पाते हैं। एक जो है दोनों के बीच में तालमेल नहीं हो पाता है, जिसके कारण अक्सर ये जो मानव भूगोल है ये आपको परेशान करता है। तो आज आ गए एनसीईआरटी क्लास 10 में आपके ज्योग्राफी के सर अंकेश सर, जो ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको एक तार्किक रूप से प्रश्नों को दिखाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और किस प्रकार का जो टॉपिक है वो आपके एनसीईआरटी के किताबों में वर्णन है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को, जहां भी जो बैठ करके मुझे देख पा रहे हैं। साथियों, सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और जैसा कि हमारा नारा है, पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार, तो आज पढ़ाएंगे बिहार को और बढ़ाएंगे बिहार को। तो सबसे पहले बताइए कैसे हैं सभी लोग और कैसा चल रहा है, मजा आ रहा है? तो चलिए इस घड़ी को हम लोग और सुनहरा बनाते हैं और तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो करवाते हैं। और आने वाले समय में 11th क्लास की भी आपकी होगी और 12th क्लास की भी होगी। निश्चिंत रहिए, बस जुड़े रहिए द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ, जहां आपको तार्किक रूप से हर एक एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं और फिर से एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दे देते हैं आप सभी लोगों को कि एक्सप्लेनेशन से ज्यादा, क्योंकि ये ज्योग्राफी का एनसीईआरटी सीरीज है, तो यहां क्वेश्चंस देखिए, उसका लेवल देखिए, उसके शब्दों पर विचार करिए और साथ में आपको यहां यह देखने को मिलेगा क्वेश्चन और उसका आंसर क्या है, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के पन्नों में गड़े तो होते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ मैं आया हूं आज। तो बिल्कुल 36 आएंगे, 36 जाएंगे, भूगोल में मां संकेश सिंह दिलवाएंगे। और इसी बातों को आगे लेते हुए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदा संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो जब भी नहीं शब्द आ जाता है तो याद रखिएगा, वी हैव टू चूज द रॉन्ग वन। ओके, तो यहां लौह, चूना और पोटाश में भरपूर है, यानी कि आपकी जो काली मृदा है वो लोहे, चूना और पोटाश में भरपूर है। नमी में प्रतिधारण है, कपास उगाने के लिए उपजाऊ और उपयुक्त है और फास्फोरस और कार्बोनिक पदार्थों में भरपूर है। जल्दी से बताइए, अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आ जाते, बिल्कुल आपके पीआरटी के लिए भी है, आपके 6 to 8 के लिए भी है, आपके टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए है, क्योंकि ये मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल के क्वेश्चन हैं। तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है साथियों। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसके तर्क को देखना है, शब्दों को देखना है। और 110% कह देते हैं, अधिकांश लोगों का ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो यहां आज कुछ नया सीखना है। बात करते हैं काली मृदा का। तो काली मृदा जो है आपके, वो भले ही पोटेशियम में भरपूर हो, मैग्नीशियम में भरपूर हो, आपके लाइम में भरपूर हो, याद रखिएगा लाइम में भरपूर हो, पोटेशियम में भरपूर हो, लेकिन फास्फोरस में वो कमी होती है। तो कौन सा पार्ट नहीं है? तो डी, फास्फोरस में काली मृदा जो है वो कम होती है, इसी के लिए आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। काली को कपास मृदा भी कहते हैं, कपास मृदा, और काली कपास मृदा को ही हम लोग रेगूर मृदा कहते हैं। और ये आपका पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में पाया जाता है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत में, याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाता है। और आपके अगर राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक गुजरात, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, फिर आपका बात करते हैं तो मध्य प्रदेश,
कर्नाटक, तो ये सारे क्षेत्रों में आपका पाया जाता है काली मृदा। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में। तबियत थोड़ा सा नासूर है, लेकिन क्या करें, आवाज से तो आपको पता चल ही गया होगा कि लगातार क्लासेस, क्योंकि एग्जामिनेशंस कुछ ही दिनों में है, तो लगातार बैक टू बैक क्लासेस लेने हो रहे हैं। तो भैया कहते हैं ना कि हम जो है हम हैं और वो बाद में हैं, पहले आप हैं और केवल आप ही हैं। तो हमारा सिंपल सा प्रयास होता है कि आपके सपनों को हकीकत कर जाएं, और उस सपनों को पूरा करने की हमारे दिल और जान में एक आस है। और जिस दिन सफलता आपको दिलवा देंगे, भगवान से कहते हैं जिंदगी मेरा गुजर जाए ऐसे ही प्रयास में। तो बस प्रयास करते रहेंगे, निश्चिंत रहिए, हम आपके लिए थे, हैं और रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और भविष्य के लिए उनका संरक्षण करना क्या कहलाता है? सतत विकास, संसाधन विकास, धरणीय संरक्षण, संसाधन संरक्षण। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। तो वी हैव टू लुक द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। तो यहां ऐसा इस्तेमाल करो कि प्रेजेंट भी पूरा हो जाए और साथ साथ क्या हो जाए, फ्यूचर के लिए भी हम लोग बचा सके। तो याद रखिएगा, ये कहां बातें हुई थी? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल में बात हुई थी, और इसे हम लोग कहते हैं सतत विकास। सतत विकास कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है, प्लीज आप सभी लोगों को हम ये शब्द सुना देते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोले ना, इसमें बहुत गलती होगी, तो एकदम शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सेशन से बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। तो याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, मान लीजिए कि आप नहा रहे हो और झरना जो है चालू कर दिए हो, आप ब्रश कर रहे हो और नल चालू कर दिए और मस्त ब्रश कर रहे हो, तो ये आपका वर्तमान तो अच्छा रख रहा है, लेकिन भविष्य जो है अंधकार में होगा। तो जैसे ही आप ब्रश करने के लिए गीला किए, नल चालू करिए और फिर बंद कर दीजिए, ताकि आपका ब्रश भी हो जाए और भविष्य के लिए पानी भी बचा रह जाए। तो इस प्रकार के संसाधन दोहन का, कि जहां आप वर्तमान में उसको अपने सूझबूझ से इस्तेमाल करते हुए भविष्य के लिए जो है रखते हैं, इस प्रकार के संसाधन का तरीका को हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जूट किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है? काली, लाल, जलोढ़, पीली। तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी यानी कि आपकी नमी से परिपूर्ण जो है जलोढ़ मिट्टी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। और आपको बता देते हैं कि ये सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक कहां होता है? तो भारत में सर्वाधिक पटसन जो है, पटसन कहते हैं, पटसन का मतलब होता है जूट, गोल्डन फाइबर इसको कहते हैं, गोल्डन फाइबर यानी कि रेशमी रेशा। तो याद रखना है, गोल्डन फाइबर ये सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में होता है। और भारत जो है पटसन में नंबर 1 पोजीशन पे, फर्स्ट पे है। सेकंड पे आपका बांग्लादेश है, सेकंड पे आपका बांग्लादेश है, ठीक है ना, बांग्लादेश। अगर कोई आपसे पूछे कि बिहार का कौन सा जिला जो है आपके जूट में सर्वाधिक है, तो बिहार का पूर्णिया जिला जो है, पूर्णिया में सर्वाधिक पटसन उगाया जाता है। याद रखिएगा, बिहार में पूर्णिया है जहां सर्वाधिक पटसन उगाया जाता है। याद रखिएगा, पटसन, सर्वाधिक पटसन उगाया जाता है। तो जलोढ़ मृदा में ये पाई जाती है, ये बात आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहीं भी आपको लगे कि सर ये समझ में नहीं आया है, तुरंत कमेंट सेक्शन पे पूछना है, क्योंकि हमारा काम केवल यहां क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना नहीं है, आपके भविष्य को उजाले की ओर लेकर के जाना है। तो आपके भविष्य में जो भी तकलीफें होंगी आप कमेंट सेक्शन पर कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और उससे पहले देखते हैं, जी हां, मिशन बिहार दरोगा 50 जुनूनी छात्र चाहिए। और याद रखिएगा, अगर आपके अंदर है दम,
अगर आपके अंदर है दम और आप अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं, आपका सपना है वर्दी पहनना, तो साथियों आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि जो ऑफिसर्स एकेडमी इस बार देने वाला है वो आज तक पूरे बिहार के इतिहास में कोई भी संस्थान नहीं दिया है। तो यही हम लोग कहते हैं भैया क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो इस बार शानदार पढ़ाई के साथ साथ शानदार विभिन्न चीजें जो हैं आपको मिलने वाले हैं, और उसके लिए बने रहिए द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ, जहां आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो बिहार में मिशन बिहार दरोगा केवल द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, महानदी और गोदावरी के डेल्टा का क्या समृद्ध है, कहां समृद्ध है? काली जलोढ़ शुष्क वन। याद रखना है, अगर हम मृदा की बात करते हैं तो मृदा जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, एक कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर और दूसरा है आपके आईसीएआर के अनुसार। आईसीएआर का मतलब होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, क्लियर है? तो कणों के आधार पर भारत में 3 प्रकार की मृदा है, बलुआ चिकनी और दोमट मृदा। इसको कहते हैं सैंडी सॉइल, इसको कहते हैं हम लोग क्लेई सॉइल, और इसे हम लोग कहते हैं लोमी सॉइल। आईसीएआर के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मृदा है? भारत में 8 प्रकार की मृदा है। पहला है आपका जलोढ़ मृदा, भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली, याद रखिएगा सर्वाधिक पाई जाती है। और कितना प्रतिशत है? तो 40% आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके अलावा लाल मृदा, उसके बाद काली मृदा, सब मृदा है, ठीक है ना, पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप अपना अंडरस्टूड कर लीजिएगा। लेटेराइट मृदा, उसके अलावा शुष्क मृदा, फिर है आपका लावण्य और क्षारीय मृदा, और उसके बाद है आपका पर्वतीय मृदा, और लास्ट है आपका पिडमोंट दलदली मृदा, ठीक है ना, पिडमोंट दलदली मृदा। तो याद रखिएगा ये सभी मृदाओं के प्रकार है। भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो आपके महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी डेल्टा में आपके किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो है मधु कुमारी, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए कल के क्वेश्चन में आप सभी साथियों को एक बात हम बता देते हैं कि कल का जो क्वेश्चन नंबर 30 था उसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिया गया था, जिसके कारण वो गलत हो गया था। देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर आप पूछ ही लिए हैं तो बिल्कुल आपको बता देंगे कि सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु समझौता जो है, सिंधु समझौता ये कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। और इस समझौता के तहत सिंधु का पानी, सिंधु नदी, आपका चेनाब नदी और झेलम नदी, ये 3 नदियों के पानी को 80% पाकिस्तान को दिया गया था और 20% भारत को दिया गया था, याद रखिएगा। उसके अलावा बाकी जो 3 पानी है, रावी, ब्यास और सतलज जो है, ये तीनों का पानी जो है वो आपका एक्सक्लूसिव राइट दिया गया था। एक्सक्लूसिव राइट किसको? एक्सक्लूसिव भारत को राइट दिया गया है। वहां लिखा हुआ था सिंधु नदी ना लिख करके वहां सिंधु नदी प्रणाली लिखा था, प्रणाली शब्द, और प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम। और जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें सारी सहायक नदी आ जाती है, सारी सहायक, तो उसमें ये भी नदियां आ गई थी। इसी के लिए सिंधु नदी प्रणाली जो है वो गलत स्टेटमेंट था, केवल वहां सिंधु नदी होता तो वो सही स्टेटमेंट था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द गिवन
कथन, एंड कथन इज सही और नॉट, यू हैव टू सी। तो एजेंडा 21 ये यूएनसीडी हस्ताक्षरित घोषणा है। इसे 2002 में जोसनबर्ग हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करना है। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से एजेंडा 21, तो ये आपको कहां मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के एक बॉक्स में, जहां आपका पृथ्वी सम्मेलन करके बॉक्स में टॉपिक है पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट कहते हैं, अर्थ समिट। और अर्थ समिट में याद रखिएगा, अर्थ समिट को रियो डी जेनेरो एजेंडा 21 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मतलब है 21वीं सदी का, 21st सेंचुरी का जो प्रॉब्लम है, सेंचुरी का प्रॉब्लम, ठीक है ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा ये अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में हुआ था, 1992। इसको रियो दी जेनेरो समिट या पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ये 1992 रियो दी जेनेरो में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। और रियो डी जेनेरो कहां है? ये ब्राजील में है, ब्राजील। और ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जी हां, यूएन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, तो याद रखिएगा यूएन के द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था। और इसका उद्देश्य सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी हां, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, स्टेटमेंट आपका सही है। तो याद रखिएगा 1 और 3 आपका सही है, तो 1 और 3 दोनों, तो सी जो है आपका सही उत्तर है। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर? तो यहां आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन समझने होंगे, यहां पढ़ने होंगे। और एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर आप भूगोल में पास होना चाहते हैं, भूगोल में एक अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 को। जिसने भी एनसीईआरटी क्लास 10 को नजरअंदाज किया उनका रिजल्ट नहीं आएगा, यह बात याद रखिएगा। तो एनसीईआरटी क्लास 10 भले आप 9वां छोड़ दीजिए, 11वां पढ़ लीजिए, 11वां छोड़ दीजिए, 9वां पढ़ लीजिए, लेकिन 10वां नहीं छोड़ सकते हैं साथियों। तो बिना इसके आप नहीं पास कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मृदाएं उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानों में पाई जाती है। जी हां। उसके बाद खादर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है? नहीं, खादर जो है आपकी, खादर नवीन जलोढ़ है, नवीन जलोढ़। तो याद रखिएगा पहला स्टेटमेंट, तो केवल ए जो है सही है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाता है। जलोढ़ की अगर हम बात करते हैं तो जलोढ़ 2 प्रकार की होती है, एक नवीन जलोढ़ होती है और एक पुरानी जलोढ़ होती है। पुरानी जलोढ़ को हम लोग बांगर कहते हैं और आपका नवीन को खादर कहते हैं। तो यहां ये स्टेटमेंट गलत हो गई। जहां तक बात रही जलोढ़ की, तो सिंधु नदी, सिंधु आपकी, गंगा आपकी, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के द्वारा जो है आपके जलोढ़ मिट्टी का आगमन, निक्षेपण हुआ था। तो इसलिए ये आपकी उत्तरी यूपी के मैदान, बिहार के मैदान और विभिन्न मैदानों में पाए जाते हैं। तो आपका केवल ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की लेटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? अगेन आप देख सकते हैं लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी जो है, लेटेराइट मृदा किससे नाम से बना हुआ? ये क्वेश्चन आ चुका है। लेटर शब्द से बना है और लेटर शब्द का मतलब होता है ईंट। तो इस मिट्टी से ईंट बनाया जाता है, इसलिए इसका ईंट जो है एक शाब्दिक नाम है। तो इसी के बारे में हमें पता करना कि क्या है। तो ये आमतौर पर लाल रंग के होते हैं। तो जी हां, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आपका लेटेराइट मृदा जो है आपके लाल रंग के देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये नाइट्रोजन और पोटैश में भरपूर होते हैं। ये गलत बात है, इसमें पोषण की कमी होती है, इसमें पोषण तत्वों की कमी होती है। याद रखिएगा, इसमें पोषण तत्वों की कमी होती है, तत्वों की कमी। इसी के लिए इसे हम लोग बंजर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंजर मिट्टी या बंजर मृदा भी इसे कहते हैं। इसमें पोषण तत्वों की कमी होती है। और क्यों इस बंजर मिट्टी होती है? क्योंकि यहां एक प्रोसेस होता है लीचिंग, लीचिंग एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग निछालन कहते हैं, निछालन कहते हैं। तो इस प्रोसेस के कारण ये मिट्टी बंजर हो जाती है, क्योंकि अधिक वर्षा और अधिक तापमान के कारण
अधिक तापमान और अधिक वर्षा के कारण सारे जो आपके पोषण तत्व है वो नीचे चले जाते हैं और ऊपर केवल नमक, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन का मात्रा बचता है, जिसके कारण ये बंजर मिट्टी कहलाती है। वे राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से निकले नहीं भाई, गलत है। हम क्या बोले, लेटेराइट मृदा वहां पाई जाएगी जहां अधिक वर्षा, लेटेराइट मृदा वहां पाई जाएगी जहां अधिक वर्षा और अधिक तापमान हो। तो अधिक वर्षा और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आपका ये पाया जाता है। तो आप राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं देख सकते हैं, इसलिए लेटेराइट मृदा यहां नहीं पाई जाएगी। तो केवल एक स्टेटमेंट आपका सही है, तो 1 यहां कोई नहीं है साथियों। हाँ, टेपियोका और काजू इस मिट्टी में अच्छी तरह से उगाए जाते हैं। जी हाँ, 4 जो है सही है। काजू की खेती पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आपके लेटेराइट मृदा की में होती है। तो आपका 1 और 4 सही उत्तर है, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये काजू की खेती कहां होती है, तो ये आपके तमिलनाडु में होती है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में काजू की खेती होती है लेटेराइट मृदा में। क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? जलोढ़, लेटेराइट, लाल, रेगूर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रेगूर मृदा। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भारतीय भूमि जब आपके गोंडवाना से, याद रखना है ये अंगारा लैंड और नीचे वाला जो भाग है ये गोंडवाना लैंड है। तो जब भारतीय भूमि जो है गोंडवाना लैंड से अलग हुई तो ये कुछ क्षण के लिए हमारा भारत जो है यहां पर अवस्थित था और यहां जो है एक ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण यहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और ज्वालामुखी जो है आपका ये क्या किया, लावा फैला दिया और इस लावा को हम लोग कहते हैं बाढ़ बसाल्ट प्रांत। क्या कहते हैं? बाढ़ बसाल्ट प्रांत कहते हैं, प्रांत। और बाढ़ बसाल्ट प्रांत जब जमे तो इन चट्टानों के अपक्षय से, याद रखिएगा, इन चट्टानों के टूटने से जो मृदा का निर्माण हुआ, इस मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? काली मृदा कहते हैं, काली मृदा। और काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है और जो कि यहां बहुत अधिक मात्रा में आपके कपास उगाए जाते हैं, कपास, इसलिए इसे काली कपास मृदा कहते हैं, काली कपास मृदा कहते हैं। और साथियों आपको बता देते हैं कि भारत में सर्वाधिक जलोढ़ पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा नंबर 1 पोजीशन पे, दूसरे नंबर पे लाल मृदा पाई जाती है और तीसरे नंबर पे आपकी काली कपास मृदा पाई जाती है, काली कपास मृदा पाई जाती है। और गुजरात में सर्वाधिक काली कपास मृदा है, इसीलिए गुजरात में सर्वाधिक कपास की खेती होती है, सर्वाधिक कपास की खेती होती है, कपास की खेती। और याद रखिएगा कपास की खेती भले ही गुजरात में होती हो लेकिन जो व्यापार है वो मुंबई से होता था, इसी के लिए 1854 में मुंबई में पहला मिल जो है, मुंबई में पहला कॉटन मिल बनाया गया था, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है 1854 मुंबई में बनाया गया था, जहां गुजरात से लाए गए कपास का आपका ऊन बना करके, धागा बना करके कपड़ों की बुनाई होती थी। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी। कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है क्लास? अगर समझ में आ रहा है साथियों तो एक थम्स अप जरूर बनता है ताकि हमको पता चल सके कि कैमरे के पीछे जितने भी मेरे भारत के भविष्य हैं, जो हम पर भरोसा करते हैं, उनको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, मेरी बातें उन्हें समझ में आ रही है और क्वेश्चन नंबर 1 तक उन्हें किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है। तो कृपया करके आप अपने कमेंट सेक्शन पर जाएं, थोड़ा समय निकालें और एक थम्स अप जरूर दें ताकि मुझे पता चल सके कि जो भी एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं वो सार्थक हैं आपके लिए। चलिए, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, यही आप लोगों से उम्मीद है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि हर एक सेशन से कुछ फायदा होना चाहिए और अगर इससे फायदा हो रहा है तो भैया मेरे लिए वो काफी है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है उससे पहले देखिए, मिशन दरोगा
और मिशन दरोगा के लिए द ऑफिसर्स एकेडमी बहुत कुछ ला रहा है। तो आज ही अगर आपके अंदर जुनून है दरोगा बनने का, सितारों का अगर चाहत रखते हैं, वर्दी का चाहत रखते हैं, तो द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि इस बार जो है बहुत कुछ होना है मेरे यार, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक उपजाऊ मिट्टी जो आम फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त है, उसका पीएच मान क्या होता है। पीएच वैल्यू होता है आपका, पीएच आपके एसिडिक और बेस को रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक और बेस को कहते हैं, याद रखिएगा। 7 जो है न्यूट्रल माना जाता है, न्यूट्रल, और 7 से जो कम है यानी कि 1 to 6 है जो होता है 1 to 6, इसे हम लोग एसिडिक कहते हैं। और एसिडिक, और 7 से यानी कि 8 से लेकर के आगे तक को हम लोग बेसिक कहते हैं। तो किसी भी मृदा का फसलों का उगाने को हम लोग कितना कहते हैं, तो 6 से 7 होता है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी 6 से 7 कहता है, तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी जो है सही उत्तर है। क्लियर है, तो 6 से 7 आपका होना चाहिए, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मौजूदा पौधों और जानवरों की प्रजातियों के विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस एजेंसी के द्वारा आधारित होता है। तो जानवर और पौधों के लिए एक बुक बनाया जाता है जिसको कहते हैं रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ आईयूसीएन के द्वारा। और याद रखिएगा ये मेरी बात कि हो सकता है कि इस बार आईयूसीएन से क्वेश्चन आ जाए, तो आईयूसीएन के बारे में आपको बता देते हैं कुछ रोचक तत्व कि रेड डेटा बुक कौन रिलीज करता है, तो आईयूसीएन करता है। आईयूसीएन का स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना याद रखना है, स्थापना जो है 5 अक्टूबर 1948 को इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो याद रखना है इसका हेडक्वार्टर जो है आपका जिनीवा में है, जिनीवा। और जिनीवा कहां है, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, याद रखना है स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में। और भारत में आईयूसीएन का कब स्थापना हुआ था, तो भारत में दिल्ली में स्थापना हुआ था, भारत में, याद रखिएगा 2007 में दिल्ली में स्थापना हुआ था इसका हेडक्वार्टर का। और तब से भारत आईयूसीएन का एक महत्वपूर्ण भाग है जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का संरक्षण और डेटा देता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रजाति को 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, तो याद रखिएगा 1952 में एक्सटिंक्ट होने वाला कौन प्रजाति था, तो भैया और कोई नहीं, हमारा चीता था, हमारा चीता था। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि चीता जो है फिर से लाया गया है, चीता जो है फिर से लाया गया है, जल्दी से बताइए किस राज्य में उसे रखा गया है, किस राज्य में दोबारा जो है दोबारा चीता री इंट्रोडक्शन हुआ है, चीता री इंट्रोडक्शन, जल्दी से बताइए, तो कमेंट सेक्शन पे इंतजार कर रहे हैं आपका। चीता री इंट्रोडक्शन, तो 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन चीता री इंट्रोडक्शन किस राज्य में हुआ है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा साथियों। देखिए आप बहुत उत्तेजना हो सकती है लेकिन आंसर सही दीजिएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एमपी, एमपी जो है आपका सही उत्तर है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा। जैसे ही लिखेगा बक्सा, एकदम बक्सा को बांध करके पश्चिम बंगाल चल जाना है। पता है ना पश्चिम बंगाल में क्या है, तो जितने भी हमारे युवा पीढ़ी है याद रखिएगा पश्चिम बंगाल आपको जाना है, तो बक्सा बंद कीजिए, कपड़ा लत्ता बक्सा में बंद कीजिए और तुरंत पश्चिम बंगाल में भागिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में साथियों आपको भी पता है कि क्या है, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल, जी हां, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गति वृक्षों के संरक्षण के संबंध में नहीं है, तो वृक्ष का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन जो है वो नहीं करता है, तो चिपको आंदोलन, जी हां ये करता है, सुंदरलाल बहुगुणा नाम सुने होंगे। नवधान्य आंदोलन, बिल्कुल वृक्षों का। बीज बचाओ आंदोलन नर्मदा के लिए हुआ था, तो याद रखिएगा ये भी आपका है। और प्रोजेक्ट टाइगर, भैया ये टाइगर को प्रोटेक्ट करना है ना कि वृक्षों को प्रोटेक्ट करना है, तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर।
अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था, याद रखिएगा 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्लियर है? प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एम आई क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसके प्रति देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयन यू एक औषधीय पौधा है। बिल्कुल, यह भी क्वेश्चन टीआरई में आ चुका है। तो यह एक औषधीय पौधा है, जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। अगर आप हिमालयन यू को नहीं पढ़े हैं, हिमालयन यू के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते। 110% साथियों, आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं अगर आप हिमालयन यू नहीं पढ़े हैं तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट गलत है। हिमालयन यू जो है, हिमालयन यू याद रखना है, हिमालयन यू आपका कहां पाया जाता है? तो दो राज्यों में, हिमाचल प्रदेश और आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश ये दो ऐसे राज्य हैं जहां हिमालयन यू पाया जाता है। और हिमालयन यू इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इसको क्वेश्चन में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है? क्योंकि हिमालयन यू जो है एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग। तो कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हिमालयन यू का ये औषधीय पौधा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या था साथियों? केवल एक है, यानी कि ए जो है आपका सही उत्तर है। फिर से बता दे रहे हैं, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी का क्लास है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और आप देख सकते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिलान करना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, मांधवगढ़, सरिस्का, मानस, पेरियार। मानस जो है ये असम में होगा। मानस कहां है? असम में। तो आपका 4 जो हो जाएगा असम। पेरियार केरल में होगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो 4 के बाद 5, तो बी और 4, बी जो है 4 और सी जो है 5। बी और सी, चलिए ठीक है, 4 और 5, बी और सी 4 और 5, यानी कि आपका आंसर देखते हैं ए है कि नहीं। कॉर्बेट कहां है? तो कॉर्बेट आपका उत्तराखंड, ई। तो सबसे पहला ई हो जाएगा, तो ई है यहां। दूसरा बांधवगढ़, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, तो बी के बाद ए होगा। चलिए देखिए यहां ए है। और तीसरा सरिस्का, सरिस्का आपका राजस्थान में है, तो ई, ठीक है, तो ए आपका सही उत्तर है। ए जो है आपका, देखिए हमारा जो टेक्निक हो गया, ऐसा नहीं है कि हम आपको जो टेक्निक बताते हैं आप परीक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 5-6 ऐसे मैच द फॉलोइंग है, केवल 2 आंसर आपको आना है और 2 आंसर को खाली मिलाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। इसको एलिमिनेशन कहते हैं, एलिमिनेशन का तरीका कहते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इसी के तहत जितने भी आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स हैं, ये सभी खोले गए थे। और इसमें कुछ शेड्यूल होता है, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो याद रखिएगा विभिन्न शेड्यूल में आपके विभिन्न नियम हैं। और यहां ध्यान दीजिएगा, घड़ियाल, जंगली भैंसा, भारतीय जंगली गधा। तो शिकार किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है, वो है घड़ियाल का और जंगली भैंसा का। तो 1 और 3 जो है आपका सही आंसर है, सही आंसर। तो सही आंसर आपका क्या है? देखो भाई एक बात बता देते हैं कि YouTube पर क्लास इसलिए नहीं लेते हैं साथियों कि आप जो है हमें देख सके और हमें जो है प्रोत्साहित कर सके। जितने भी मेरे भाई बंधु मुझे देख पा रहे हैं, जितने भी मेरे भारत के भविष्य मुझे देख पा रहे हैं, आप सभी तक एक छोटी सी जानकारी हम पहुंचाना चाहते हैं। देखिए द ऑफिसर्स एकेडमी का टीम इतना बड़ा है और बिहार का सबसे बड़ा टीम है और सबसे सफल टीम है, लेकिन फिर भी कुछ क्लासेस अगर ऐप पे नहीं हो पाती है टाइम पे, और अगर वो शिक्षक आपको YouTube पर दिखता है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ऐप वाले जो है आपका वैल्यू कम है। नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। YouTube पर हमें खड़ा होना अभी पड़ेगा।
क्योंकि आज जो आपको ऐप पे हम पढ़ा रहे हैं, आपके सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद आपका भी कभी परीक्षा आएगा और परीक्षा के समय में हर एक छात्र का जो है नस नाड़ी सब हिला हुआ रहता है, वो डरा हुआ रहता है कि सर क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, इतना दिन से जो मेहनत की है वो होगा या नहीं होगा। तो ये डर का माहौल है और यहां हम शिक्षकों का नैतिक मौलिक कर्तव्य है कि वो आए और YouTube पर सभी को अपना चेहरा दिखाएं और उन लोग को बोले कि साथियों डरने की बात नहीं है, हम हैं। तो YouTube का मतलब ये नहीं होता है कि आपका पेड़ बंद करके YouTube पे चढ़े, नहीं। अभी किसको ज्यादा जरूरत है, आप भी अगर मान लीजिए आपका एक हाथ कटा हुआ है और आप डॉक्टर के यहां गए और एक का पूरा जो है गर्दन जो है कटा हुआ है, वो एक डॉक्टर के यहां गए, आप बताइए आप किसका इलाज करिएगा? तो जिसके गर्दन में कट है आप उसका इलाज करिएगा, क्योंकि उसको ज्यादा जरूरी है। तो ये मत बोलिए कि अरे यार मेरा भी कटा हुआ है तो आप हमको नहीं देख रहे। हम क्यों इतना बोले? क्योंकि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल शिक्षक हैं और ये कलम जो है ना, ये कोई साधारण कलम नहीं है, ये पूरे भारत के भविष्य का निर्माण का कलम है। तो हाथों में पड़ गए छाले फिर भी कलम संभाले, क्योंकि हम द ऑफिसर एकेडमी वाले ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो अभी इन छात्रों को ज्यादा जरूरत है हमारी, जो तमाम छात्र मुझे देख पा रहे हैं, क्योंकि इनके मन में असमंजस है कि सर क्या होगा, डर लग रहा है, क्या होगा कि नहीं होगा। तो भैया पेड़ 2 दिन हम बंद करके अगर इन्हें हम एक हौसला और विश्वास दे सकते हैं तो हम देंगे, क्योंकि आपके पास अभी समय है, आपका भी समय होगा, आपके पास भी हम आएंगे। और आप भी देख सकते हैं तबियत खराब होने के बावजूद ये बंदा यहां खड़ा है, खांस रहा है, पढ़ा रहा है, खांस रहा है, पढ़ा रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत के भविष्य को अभी मेरी जरूरत है। तो केवल कह देने से नहीं होता है कि 36 आएंगे, 36 जाएंगे, भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलवाएंगे। भैया ऑक्सीजन भी लगे रहेंगे, फिर भी अंकेश सिंह खड़ा होंगे यहां और आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आपको जरूरत है हमारी और हम आपके साथ हैं। तो निश्चिंत रहिएगा, हम हैं आपके साथ, ठीक है ना। तो आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहां बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, आधुनिक भारत के नए मंदिर किसके द्वारा कहा गया था? तो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय नदी योजना, यानी कि मल्टीपर्पस जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा बोला गया था इन प्रोजेक्टों को कि ये आधुनिक मॉडर्न भारत के नए मंदिर है। न्यू टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया, न्यू टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसके द्वारा कहा गया था? तो याद रखिएगा ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। इन शब्दों को जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। तो सी आपका सही उत्तर है साथियों। तो मॉडर्न इंडिया का सी होगा, जवाहरलाल नेहरू, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर, सरदार सरोवर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? सरदार सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर। तो याद रखिएगा ये वही नर्मदा नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक याद रखना है। और अमरकंटक जो है मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है और ये मैकाल जो है सतपुड़ा का भाग है। अगर हम बात करते हैं ये वही नर्मदा है जो 2 ब्लॉक पर्वतों के बीच से भ्रंश घाटी से बहती है। पहला का नाम है विंध्याचल और दूसरा का नाम है सतपुड़ा। और सतपुड़ा विंध्याचल के बीच में जो भ्रंश घाटी है, भ्रंश का मतलब होता है, याद रखिएगा, भ्रंश घाटी का मतलब होता है रिफ्ट वैली साथियों। तो रिफ्ट वैली से होकर बहती है, कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में। और भारत की सबसे बड़ी ज्वार नदमुख बनाती है, भारत की सबसे बड़ी ज्वार नदमुख बनाती है, ज्वार नदमुख। और इंग्लिश वाले टेंशन मत लीजिए, ज्वार नदमुख को क्या कहते हैं सर? इससे पहले कि आप पूछें हम आपको बता देते हैं, एस्चुरी कहते हैं। और भारत की सबसे बड़ी एस्चुरी जो है आलिया बेट है, आलिया बेट। तो आलिया भट्ट मत लिख दीजिएगा आंसर में, आलिया बेट जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सारे शानदार प्रश्न हैं साथियों अभी, और बहुत ही ऐसे प्रश्न हैं जो आपका पसीना भी बहा देगा। पर अगर आप ये सेशन करके जाओगे, एकदम प्रॉमिस करते हैं कि आप एक सुदृढ़ जो है विश्वास लेकर के जाओगे एग्जामिनेशन में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज नदी पर है, तो 4 हो जाएगा। तो आपका ए 4 जो है ए, तो 4 कहां है ए? तो 4 ए, तो ए 4 तो ए और बी चलिए देखते हैं। सरदार सरोवर नर्मदा 3 हो जाएगा,
B3, देखिए B2 B3, आंसर आपका बी हो जाएगा। इस तरह से एलिमिनेशन। अब हीराकुंड महानदी, तो सी जो है 2 है, तो देखिए यहां C2 और टिहरी भागीरथी, तो D1 यानी कि सही बोले थे, बी आपका सही उत्तर है। तो केवल 2 भी अगर आपको पता है आपका बन जाएगा। तो भाखड़ा नंगल बांध ये गोविंद सागर जलाशय बनाने के लिए बनाया गया था। ये भारत ही नहीं विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है और ये आपके सतलज नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा बांध है उड़ीसा में महानदी पर। फिर आपका टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो भारत का सबसे ऊंचा, याद रखिएगा, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है भगीरथी पर। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा है हीराकुंड बांध। उसके बाद अगर बात करते हैं भाखड़ा नंगल, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध। अगर आप पूछिएगा सर ये कि गुरुत्वाकर्षण बांध क्या होता है, पहली बार सुन रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बांध क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं एंटी ग्रेविटी बांध, ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम कहते हैं। और इसका आकार क्या होता है, तो ये आपका जल होगा, याद रखना है, ये आपका जल होगा। और आप ऊपर से जब देखिएगा तो आपको ये नदी दिखेगी और नदी के अंदर जो है, याद रखिएगा, ये बांध आपको इस तरह से दिखेगा, ऐसा। तो आपको जब ऊपर देखिएगा तो इतना ही चौड़ा दिखेगा, लेकिन अंदर जाकर के ये त्रिकोण आकार का होता है, अंदर जाकर के ये त्रिकोण आकार का होता है। इसको कहते हैं एंटी ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी डैम कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बांध। और ये आप फिजिक्स में नियम पढ़े होंगे, मोर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस द प्रेशर। इसलिए जब हम लोग कोई चीज उठाते हैं तो मुरेठा एक बांध लेते हैं, क्योंकि जो एरिया है फैलेगा और आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये नोकीला है कि नहीं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस है, और ये चौड़ा है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। तो 5 न्यूटन के हथौड़ी से अगर मोटे वाले क्षेत्र में मारेंगे तो अंदर नहीं धंसेगा, लेकिन अगर नोकीला वाला में मारेंगे तो तुरंत धंस जाएगा। यही होता है फोर्स एंड प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप, इसीलिए एंटी ग्रेविटी बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य के सभी घरों में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षावल संचयन अनिवार्य कर दी है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कंपल्सरी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा के पानी को आपने छत पे ही जमा कर लेना है या छत के द्वारा जमा कर लेना है। कंपल्सरी किस राज्य में है? ये एनसीईआरटी में है। कंपल्सरी इन विच स्टेट? तो तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु में अगर आप अपने छत पर पाइप नहीं लगाए हुए हैं और वर्षा का पानी को जमा नहीं कर रहे हैं तो आप दंडनीय अपराध कर रहे हैं और आप पर फाइन भी लग सकता है और आपको जेल भी हो सकता है। तो तमिलनाडु वो राज्य है। अगला क्वेश्चन से पहले देखते हैं, जी हाँ, मिशन बिहार दरोगा। अगर आपके अंदर है जुनून वर्दी पहनने का, आपके अंदर अगर है जुनून कि आपके कंधे पर सितारे चमके, तो भैया कहीं और नहीं जाना है, द ऑफिसर्स एकेडमी ही वो रास्ता है जो इस बार आपके लिए वो सपना पूरा करेगा। तो निश्चिंत होकर के हमारे साथ जुड़िए। बिहार दरोगा में बहुत बड़ी जो है इस बार शानदार पढ़ाई करवाई जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है ये बताना है। विशेष रूप से राजस्थान में पीने के पानी को स्टोर करने के लिए आमतौर पर छत के वर्षा जल का संचयन अभ्यास किया जाता है। वेरी गुड। राजस्थान में इसे हम लोग टंका और अन्य नाम से बुलाते हैं। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य भर के सभी घरों में छत वर्षा संचयन अनिवार्य कर दिया है। बिल्कुल वेरी गुड। तो 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, तो सी आपका सही उत्तर है। अब आप लोग से एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में पढ़ के आपको बताना है कि राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को क्या कहते हैं। राजस्थान का रेन वाटर हार्वेस्टिंग को क्या कहते हैं? एनसीईआरटी में वर्ड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, खोज करके बताइएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को राजस्थान में किस नाम से बुलाया जाता है? जल्दी से, अभी मत बताइए, आराम से खोज करके बताइएगा जिन्हें नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं, तो नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी सही है। सरदार सरोवर बांध यहां नर्मदा होगा, गोदावरी नहीं होगा।
गलत है। नागार्जुना साल कृष्णा सही है। हीराकुंड बांध महानदी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो सरदार सरोवर बांध यानी कि वह नर्मदा पर है। तो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन, अरे भैया नर्मदा को बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने पर की जा रही थी? तो आपका सरदार सरोवर बांध। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि नर्मदा को बचा लो, क्योंकि बहुत सारी भूमि जो है जलग्रसित होने जा रही थी। तो नर्मदा को बचा लो, क्षेत्रों को बचा लो, क्योंकि सरदार सरोवर बांध की जो ऊंचाई है वो बढ़ाई जाने वाली थी, इसलिए सरदार सरोवर बांध इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए देख लेंगे। भाखरा नंगल किसके संयुक्त परियोजना है? तो भाखरा नंगल बांध जो है हरियाणा पंजाब राजस्थान नहीं, हरियाणा पंजाब दिल्ली नहीं, हिमाचल हरियाणा पंजाब दिल्ली राजस्थान नहीं, तो बचा हिमाचल। तो हिमाचल हो जाएगा सही उत्तर। तो हिमाचल और हरियाणा और पंजाब का संयुक्त परियोजना है, तो आपका सी जो है सही उत्तर होगा। तो भाखरा नंगल बांध सतलज नदी पर है और सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में तिब्बत से और जाकर के पंजाब के हरिकेपट्टनम में मिल जाती है। तो याद रखिएगा आपके हिमाचल हरियाणा और पंजाब इस बांध से जो है इसके संयुक्त आपका फायदा उठाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में विभिन्न फसलों के निम्नलिखित प्रमुख उत्पादनों का मिलना कीजिए। ज्वार महाराष्ट्र, गन्ना उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल, मूंगफली गुजरात। देखो भाई एग्जाम में हो सकता है कि हमको चार के चारों नहीं आता हो। साथियों जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं आपको तरीका बता रहे हैं कैसे एग्जाम में परीक्षा दिया जाता है। तो ये चार ऑप्शन है, हमें नहीं पता है कि ज्वार जो है महाराष्ट्र में उगता है या नहीं, हमें नहीं पता है कि मूंगफली गुजरात में उगता है या नहीं, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि गन्ना जो है उत्तर प्रदेश और जूट जो है पश्चिम बंगाल। तो चलिए ये दोनों को मिलाते हैं। तो बी का होगा 2 और सी का होगा 3। तो यहां देखते हैं B2 कहां है? तो B2 3 में है और C3 कितना में है? एगो में है। तो आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो ये निंजा टेक्निक है साथियों, जिससे आप परीक्षा में कम समय देते हुए सफलता पा सकते हैं और इसी कारण से तबीयत खराब होने के बावजूद आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि कुछ ही लम्हों में, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में आपकी परीक्षा होने वाली है और तमाम मेहनत जो अभी तक आप किए हैं उसका रिजल्ट आएगा। तो इसी के लिए थोड़ा मेहनत थोड़ा और करना पड़े तो क्यों नहीं, एक्सप्रेस योर लिमिट, पुश योर लिमिट वंस मोर, क्योंकि ये फिर टाइम मिलेगा ना दोबारा। तो इसी के लिए निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे और इस तरह का जो टेक्निक बताते रहेंगे। झूमिंग, जी हां झूमिंग, एक बार याद है हमें झूमिंग शब्द से एक बात याद आ गया। एक बार हम शिक्षक हैं तो एक परीक्षा ले रहे थे, अपने क्लास टेस्ट ले रहे थे और उसमें हमने बकायदा लिखा कि व्हाट इज झूमिंग, झूमिंग किसे कहते हैं। तो जब आंसर पेपर मुझे मिला तो आंसर पेपर में एक राहुल नाम का लड़का था, उसने लिखा कि जब हम बहुत शराब पी लेते हैं तो हम लोग झूमने लगते हैं और इसी झूमने की प्रक्रिया को झूमिंग कहते हैं। तो हंसते हंसते हम पागल हो गए थे, तो वही झूमिंग से याद आ गया। तो झूमिंग जो कि स्थानांतरित कृषि है, ये अभ्यास किसमें किया जाता है? तो झूमिंग जो है उत्तर पूर्वी भारत यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जितने भी राज्य हैं उसमें झूमिंग कहते हैं। बांग्लादेश में याद रखिएगा, बांग्लादेश में भी झूमिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा ये सभी में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहते हैं, झूम कृषि। और आप सभी लोगों को बता देते हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर जो है प्रथम, उसमें एक पहला बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स दिया हुआ है जिसमें गहन कर्तन कृषि के बारे में दिया हुआ नाम, आपको वो याद करना है। तो पहला बॉक्स को याद कर लें क्योंकि वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो फिर से बता देते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 में एक पहला पेज में कृषि चैप्टर है, उसमें पहला बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स को याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल का मतलब होता है प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है? तो नहीं में आ जाएगा गन्ना, क्योंकि चाय है, रबर है, कॉफी है, गन्ना नहीं है।
तो चाय कहां से लाया गया था? चीन से लाया गया है। रबर कहां से लाया गया है? तो दक्षिण अमेरिका से लाया गया है, दक्षिण अमेरिका। और अगर कोई बोले कि कॉफी कहां से लाया गया है, तो यमन से लाया गया था कॉफी। और कौन लाया था? तो बाबा बुदान लाए थे, बाबा बुदान लाए थे पहली बार हमारे भारत में कॉफी। इसलिए कर्नाटक के पहाड़ी को क्या नाम रख दिया गया? कर्नाटक के पहाड़ी का नाम रख दिया गया बाबा बुदान की पहाड़ी, जहां भारत में कॉफी उगाया जाता है। और कौन सी कॉफी भारत की विश्व प्रसिद्ध कॉफी है? तो विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो भारत की अरेबिका कॉफी है। अरेबिका कॉफी जो है विश्व की सबसे प्रसिद्ध भारत की कॉफी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं और आए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो 3 प्रकार के फसल होते हैं। पहला फसल होता है आपका शीतकालीन, दूसरा होता है आपका फसल हो गया, दूसरा हो गया ग्रीष्मकालीन याद रखना है कालीन, और तीसरा हो गया आपका वर्षाकालीन साथियों, वर्षाकालीन। शीतकालीन को हम लोग रबी फसल कहते हैं, ग्रीष्मकालीन को जायद कहते हैं, और वर्षाकालीन को हम लोग खरीफ कहते हैं साथियों, खरीफ फसल कहते हैं। तो यहां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो भैया आपका कौन सा नहीं है? तो सरसों जो है ये खरीफ नहीं है, क्योंकि ये रबी फसल है। सरसों, मटर, ये सब जो है आपका रबी फसल है, रबी फसल। तो याद रखिएगा रबी फसल हो गया सरसों। तो आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो बताइए। एक स्टेट जहां नगदी फसल को बिक्री के लिए उगाया जाता है उसे बागवानी खेती के रूप में जाना जाता है। वेरी गुड, सही बात है। बागवानी का इंग्लिश, हमारे इंग्लिश वाले निराश नहीं होइएगा, इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है, याद रखना है, कि जहां बागवान हो, यानी कि वैसा वृक्ष जिसके फल सब्जियां जो है केवल बेचने हेतु जो है उगाए जाते हो। उसके बाद उड़ीसा में स्लैश और वर्ण कृषि को ब्रिंगा के नाम से जानते हैं, यह भी सही बात है। उड़ीसा का स्थानांतरित कृषि को ब्रिंगा के नाम से जानते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि सी जो है आपका सही उत्तर है। क्लियर है? तो सही उत्तर है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वाणिज्य कृषि क्या होता है? वाणिज्य कृषि का मतलब जिनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना हो। निर्वहन कृषि किसे कहते हैं? जिसका मुख्य उद्देश्य अपना और अपनों का पेट पालन हो। रोपण कृषि किसे कहते हैं? जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोपा जाता हो। और स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? तो कर्तन दहन कृषि को, यानी कि पहले काटो फिर जलाओ और जला करके उसके राखों पर जो कृषि की जाती है उसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं। तो इस प्रकार की कृषियां जो है आपको पता होनी चाहिए परीक्षा के लिए। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल रेशम असम से जुड़ा हुआ है। तो जी हां, यह बात सही है। भारत में पीली क्रांति तिलहन से जुड़ी हुई है, यह बात सही है। तो जब भी मुगा रेशम की बात करेंगे, मुगा रेशम क्वेश्चन आ सकता है आपके परीक्षा में कि मुगा रेशम जो है कहां पाया जाता है? तो असम में इसकी होती है, पाई जाती है। और पीली क्रांति जो है ये तिलहन से, यानी कि ऑयल सीड से जुड़ी हुई है, ऑयल सीड से। तो याद रखिएगा दोनों 1 और 2, यानी कि सी जो है आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा सी जो है सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत दुनिया में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। तो जी हां, भारत में गन्ना का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और यूपी सबसे ज्यादा। तो भारत कौन है विश्व का सबसे पहला? तो गन्ना में सबसे पहला है ब्राजील। ब्राजील जो है प्रथम उत्पादक है और सेकंड नंबर पे हमारा भारत है। और याद रखिएगा भारत में भी कौन है? तो भारत में जो है हमारा यूपी है, सर्वाधिक उत्पादकता जो है उत्पादक राज्य है। और एक बात और बता देते हैं, वार्षिक फसल यानी कि 1 ईयर क्रॉप, 1 ईयर क्रॉप किसे कहते हैं? वार्षिक फसल यानी कि ईयरली क्रॉप किसे कहते हैं? तो ईयरली क्रॉप का जो है ये आपके गन्ना को ही बोला जाता है। ये क्वेश्चन टीआरई में आ चुका है। तो आपका दोनों जो है सही है, यानी कि 1 और 2, यानी कि सी जो है आपका सही उत्तर है। एम आई क्लियर?
देखिए हम समझ सकते हैं परीक्षा की घड़ी जो है नजदीक आ रही है, परीक्षा जो है नजदीक आ रहा है और आपके मन में व्याकुलता होगा, आपके मन में परेशानी होगी कि इस बार होगा या नहीं होगा, और आपके मन में जो अभी तक बातें नहीं चल रही थी वो भी बातें चलेंगी कि क्या होगा अगर नहीं होगा। माँ बाप इतने मेहनत से पैसा जमा करके जो है हमें पढ़ाए हैं, तो क्या होगा। तो डरने की बात नहीं है साथियों, आपके साथ हम लोग थे, हैं और रहेंगे। और कहते हैं ना कि लाख आए मुश्किलें जीवन में, उन मुश्किलों को पार कर जाना है, और लक्ष्य रख दे कोई सागर से भी दूर, उस सागर को भी लांग जाना है। बस जुनून हौसला इतना रखो कि सोचो कि हमें अपने सफलता को कदमों पर झुकाना है, कदमों पर झुकाना है। तो बस यही सोच के साथ आगे बढ़ो कि सफलता को इस बार हम अपने कदमों पर झुकाएंगे, कोई भी हाल में इस बार हम ही को सफल होना है। तो इस अगर सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो 110% जो है आप सफल हो जाओगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में कम उत्पादकता का कारण है। तो भूमि पर जनसंख्या दबाव, बिल्कुल ये कारण है। तो यहां नहीं बोल रहा है। तो प्रचलन बेरोजगारी, बिल्कुल। लघु जो सही है। तो सहकारी खेती जो है कारण नहीं है कम उत्पादकता का। सहकारी खेती का मतलब होता है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर या कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग याद रखिएगा। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग से उत्पादकता बढ़ती है ना कि घटती है, और यहां घटने की बात की जा रही थी, इसी के लिए सी जो है आपका सही उत्तर है साथियों। सी जो है आपका सही उत्तर है। समझ में आ रहा है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग से बढ़ता है ना कि घटता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चावल उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है। तो चावल का उत्पादन हो या गेहूं का उत्पादन हो, याद रखिएगा भारत दूसरे स्थान पर है। तो भारत सेकंड स्थान पर है, सेकंड पर, चाहे वो चावल हो या फिर आपका गेहूं हो, ये बात आपको याद रखना है। तो भारत जो है दूसरा स्थान पे है। ये दोनों में पहला स्थान किसका है। तो चीन जो है वो बाजी मार लेता है, चीन जो है प्रथम स्थान पे है दोनों में। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कोडरमा जो है वो किसका प्रमुख, याद रखिएगा कोडरमा। कोडरमा मतलब डरमा यानी कि माइका, माइका का मतलब अबरख। जी हां, तो भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा अबरख भंडार आपका कोडरमा है। और कोडरमा से ही अगर सटते हैं तो कोडरमा हो गया, गया हो गया, हजारीबाग हो गया और नवादा हो गया, याद रखिएगा जमुई हो गया। और बिहार में अगर कोई पूछे बिहार में सर्वाधिक अबरख का भंडार कौन है, तो नवादा। तो याद रखिएगा जो भी रांची जाते हैं वो नवादा जिले से कोडरमा घाटी में प्रवेश करते हैं, यानी कि कोडरमा घाटी से सटा हुआ बिहार का जिला आपका कौन है, तो वो आपका नवादा है। और नवादा में मस्कोसाइट अबरख का एक आपका अयस्क है, मस्कोसाइट एक रूप है, सर्वाधिक नवादा में पाया जाता है। क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 पीआरटी 1.5 तक, अगर 1 से 5वें तक का अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो केवल 999 में ही हमारे साथ जुड़िए। यहां आपको बहुत ही शानदार पढ़ाया जाएगा और आपके तमाम सिलेबसों को टाइम पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। तो आज ही जुड़िए द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। झरिया कोलफील्ड कहां पर स्थित है, तो झरिया जो है ये झारखंड में है। तो जा झार के, तो झारखंड का ये बात था कि यह तू बाकी एतवार के, जा झार के, तो झार मतलब झरिया। तो झरिया जो है यहां आपका झारखंड में है, ये कोयले का फील्ड है। तो याद रखिएगा आपका ये सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा किसके खनन से जुड़ा हुआ है। तो जादूगोड़ा जो है याद रखिएगा यूरेनियम के खनन से जुड़ा हुआ है। तो यूरेनियम का खनन जो है ये आपका जादूगोड़ा से है। जादूगोड़ा तो याद रखिएगा क्वेश्चन में अगर जादूगोड़ा अगर आता है कि जादूगोड़ा, ये प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है साथियों, प्योर एनसीईआरटी है। तो यहां जादूगोड़ा जैसी शब्द आएगा यूरेनियम इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च ग्रेड सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला, तो सबसे बेस्ट कोयला जो है ये कौन सा है, तो ये एंथ्रासाइट है साथियों, एंथ्रासाइट। तो एंथ्रेसाइट जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता कोयला है, भारत में ना के बराबर पाया जाता है। भारत में ना के बराबर, भारत में ना के बराबर। तो सर्वाधिक भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है, तो सर्वाधिक जो है भारत में
जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना कोयला है, गोंडवाना कोयला। तो गोंडवाना कोयला सर्वाधिक भारत में पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 98% कोयला गोंडवाना कोयला, जो कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पुराना है, 200 मिलियन वर्ष पुराना है। और 55 मिलियन वर्ष, याद रखिएगा 55 मिलियन वर्ष जो है ये आपका कौन सा कोयला है? तृतीयक कोयला है, तृतीयक कोयला। और तृतीयक कोयला जो है ये आपका बाकी जो 1.97% भारत में पाया जाता है, खास करके उत्तर पूर्वी राज्यों में। उत्तर पूर्वी राज्यों में आपका ये तृतीयक कोयला पाया जाता है, तो याद रखिएगा। तो सबसे भूरा कोयला किसको कहते हैं? तो भूरा कोयला लिग्नाइट को कहते हैं। भूरा कोयला जो है लिग्नाइट को कहते हैं, याद रखिएगा, लिग्नाइट को कहते हैं। तो बिटुमिनस सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन है लिस्ट ए और लिस्ट 2, यानी कि हल्दिया कहां है? तो आपको फिर से बता देते हैं, हल्दिया आपके पश्चिम बंगाल में है, तो 2 का ए हो जाएगा। फिर आपका जामनगर नहीं हमको पता है, मान लीजिए ऐसा नहीं है, आपको कह रहे नहीं पता है तो तातीपाक पढ़ेंगे, नहीं पता है नुमलारीगढ़ पढ़ेंगे। अब इसको देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमें 2 में से एक केवल पता है, ट्रिक आपको बता रहे कैसे बनाया जाता है। तो आप देखिए हल्दिया का क्या है? 2 का ए हो जाएगा। तो 2 का ए, तो 2 का ए कहां गया? तो आप देख सकते हैं 2 का ए 2 ठो है, ए का 2 सॉरी, ए का 2, तो ए का 2 ये हो गया और ए का 2 ये हो गया। तो या तो आपका आंसर ए होगा या तो सी होगा। उसके बाद हम देखते हैं जामनगर, जल्दी से बताइए जामनगर कहां है? तो जी हां, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कहां है? बिल्कुल गुजरात में है, तो बी हो जाएगा। तो 2, बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 1। तो देखिए यहां बी का 3 है, यहां बी का 1, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सही उत्तर है। देख रहे हैं ना? तो ये सब होशियारी होता है, हमको पूरा नहीं भी आए तो भी 1-2 आंसर से हम पूरा आंसर करेक्ट कर सकते हैं और सफलता को अपने कदमों पर झुका सकते हैं। यही रणनीति जो है एक शिक्षक का मेन कर्तव्य होता है, बताने का कि कैसे आपको नहीं आते हुए भी परीक्षा में अच्छा मार्क्स आ जाए। तो ये एक तरीका है। 2 आंसर आया पूरा, हमको बाकी नहीं पता है, लेकिन 2 में हम अपना आंसर करके निकल गए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काइनाइट कायांतरित चट्टाने से जुड़ा हुआ है, यानी कि क्वाइनाइट जो है कायांतरित चट्टानों से जुड़ा है, क्वार्टजाइट चूना पत्थर के रूपांतरित होता है। तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है, तो ना तो 1 ना तो 2, यानी कि डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन, बिल्कुल साथियों एग्जाम होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। नेवेली गैस पावर स्टेशन है? नहीं, थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, याद रखिएगा। एनटीपीसी है, एनटीपीसी, तो थर्मल पावर प्लांट है। घाट प्रवाह सिवाई सिंचाई परियोजना, इडुकी हाइड्रो, वेरी गुड। रामनगर बहुउद्देशीय, यानी कि 2, 3, 4, 2, 3, 4 कहां है भाई? 2, 3, 4, यानी कि ए जो है आपका सही उत्तर है। देखिए एकदम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन उठा करके डाल दिए हैं, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बस 2x में क्वेश्चन देखना, रिवाइज कर लेना और जाके परीक्षा देना, 110% सफलता आपको मिलेगी। ठीक है ना? बिल्कुल साथियों, 36 आएंगे,